आज सुबह के वक्त में ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बैपको पर ड्रोन से हमले किए। ड्रोन हमले के बाद बहरीन की तेल रिफाइनरी में आग लग गई। आग इतनी खतरनाक लगी कि दमकल कर्मी अभी तक आग को बुझाने में लगे हुए हैं। फिलहाल रिफाइनरी को अभी बंद कर दिया गया है। अब रिफाइनरी तेल का उत्पादन नहीं करेगी। ये बात सिर्फ बहरीन की नहीं है दोस्तों, सऊदी अरब ने भी अपनी कई सारी कंपनीज़ को बंद कर दिया है। कतर ने अपने एलएनजी प्लांट को बंद कर दिया है। कुवैत के अंदर भी ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी गई है। ये तमाम खाड़ी की जो देश हैं जहाँ पर तेल निकलता है, सब ने अपने अपने काम को रोक दिया है। इराक के अंदर जो अमेरिकी कंपनियाँ तेल निकालती हैं, उन्होंने भी तेल निकालना फ़िलहाल बंद कर दिया। अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके अच्छा नहीं किया है दोस्तों। नुकसान सिर्फ ईरान को नहीं होगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और असर पड़ना शुरू हो भी चुका है। अगर ऐसा ही 10-15 दिन और चलता रहा तो पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाएगा, खासकर यूरोप के अंदर। कच्चे तेल की कीमत आज $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। आखिरी बार 2022 में तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर गया था। यूक्रेन और रशिया की जब जंग शुरू हुई थी, उस दौरान $109 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे ही जंग एक हफ्ता और बढ़ गई, अभी ये ईरान वाली, तो तेल तकरीबन $150 पर बैरल तक पहुंच जाएगा। $150 प्रति बैरल तक पहुंचने का मतलब ये है कि तेल के दाम दोगुने हो जाएंगे। अभी जो है तेल तकरीबन 65, 70, 75, 80 इसी रेट में मिल रहा है। भारत रशिया से जो तेल खरीद रहा था वो 65 से $70 के बीच में मिल रहा था। सऊदी अरब से जो तेल खरीदता है वो तकरीबन 70 से $75 के बीच में मिलता है। अब अमेरिका के जरिए जो तेल खरीदना शुरू करेगा या थोड़ा बहुत खरीद रहा है, वो तकरीबन 75 से $80 पर बैरल तक मिलता है। भारत ने जो सबसे सस्ता तेल खरीदा आज तक वो रूस से खरीदा, क्योंकि रूस भारत को डिस्काउंट देता था। लेकिन शायद इस क्राइसिस में अब रूस भी किसी देश को डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि कतर ने अपना जो एलएनजी गैस प्लांट बंद किया है, तो अब अमेरिकी कंपनियां एलएनजी गैस को डबल दाम में बेचने का प्लान बना रही हैं। अगर ये जंग 10-15 दिन और चल जाती है दोस्तों, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां से कहीं ना कहीं हर देश का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि ब्रिटेन के अंदर सिर्फ 2 दिन का तेल बचा है। स्पेन के अंदर अभी से पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। दरअसल ईरान मिडिल ईस्ट के देशों के तेल के ऊपर हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान के तेल पर हमले हुए हैं। 30 ठिकानों पर ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने खतरनाक हमले किए हैं तेल भंडार पर। ईरान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आज जब सुबह हुई है तो आसमान में उनको सूरज दिखाई नहीं दिया है, बल्कि पूरे आसमान में सिर्फ और सिर्फ काला धुआं दिखाई दिया है। आप खुद इमेजिन कीजिए, जहां पर बहुत ज्यादा तेल है स्टोर किया हुआ, वहां पर अगर बम गिराए जाएंगे तो हालात कैसे होंगे। दूर दूर तक आग फैली, आसमान में काले धुएं के गुब्बार हैं और ऊपर से वही तेल जो है टपक टपक कर नीचे गिर रहा है। कैंसर का खतरा बढ़ गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूरा का पूरा आसमान इस वक्त ईरान के, ज्यादातर तेहरान के अंदर हमले हुए हैं, तो तेहरान के अंदर तो पूरा आसमान इस वक्त काला धुएं से दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका के जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी अभी सरकार में हैं, उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है कि हमने ऐसा नहीं सोचा था कि इतने खतरनाक हमले ईरान के ऊपर इजराइल करेगा। जब जंग को शुरू करने की बात हमसे की गई थी तो कहा गया था कि हमले ऐसे नहीं होंगे, कुछ हमले होंगे और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इतने खतरनाक हमले जो हो रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है, क्योंकि ईरान खामोश बैठने वाला नहीं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई बन चुके हैं। आपको रात मैंने पोस्ट करके बता दिया था शहरी में ही। आपको ये जानकारी भी मैं दे चुका हूं कि ईरान का सुप्रीम लीडर जो होता है वही सारे फैसले लेता है। सेना को चलाने वाला ईरान का सुप्रीम लीडर है। कितने हमले करने हैं, कहां कहां पर हमले करने हैं, ये सुप्रीम लीडर डिसाइड करता है। अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई भी कहीं ना कहीं अपने वालिद की ही सोच के हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक इनको माना जाता है। इसीलिए अमेरिका इनका विरोध कर रहा था कि ये ना बने, अगर ये बनता है तो हम इसको फौरन मार देंगे। वैसे इजराइल की तरफ से इनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये दावा किया गया है कि ये घायल हैं। इस जंग के दौरान इनके ऊपर भी हमने हमला किया था। फिलहाल ये घायल हैं, लेकिन घायल हैं तो क्या हुआ, सुना होगा ना कि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। फिलहाल ईरान के ये जो नए सुप्रीम लीडर हैं, ये भी खामोश नहीं बैठेंगे। जंग को आगे ऐसे ही तेजी के साथ बढ़ाते रहेंगे और इसकी चपेट में आसपास के जो खाड़ी देश है, इनके ऊर्जा प्लांट आएंगे। तेल को निशाना बनाना ईरान ने शुरू कर दिया है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, इधर ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है। अब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत जल्द संकट मंडरा सकता है। फिलहाल भारत की बात करें तो भारत ये कह रहा है कि हमारे पास स्टोर काफ़ी है।
घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ रशिया से भी भारत तेल खरीदेगा, तो भारत में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। जो देश, खासकर यूरोप का ज़्यादातर तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है, खाड़ी देशों से ही जाता है। तो यूरोप में तबाही आने वाली है, बहुत बड़ी दिक्कत होगी अगर ये जंग 10-15 दिन और चल जाती है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से, दोनों की तरफ से बयान आए हैं। नेतन्याहू ने कहा इस जंग को खत्म करने का जो फैसला है वो हम दोनों करेंगे, आपसी सहमति से लिया जाएगा। अगर अमेरिका चाह रहा हो कि जंग बंद हो जाए तो जंग बंद नहीं होगी, अगर सिर्फ नेतन्याहू चाह रहा हो जंग बंद हो जाए तो जंग बंद नहीं होगी। दोनों की आपसी सहमति से सीज फायर होगा। ट्रंप से जब इस बारे में पूछा गया मीडिया के द्वारा, तो ट्रंप ने यह कहा कि जब तक नेतन्याहू राजी नहीं होंगे जंग बंद नहीं होगी। नेतन्याहू अगर चाहेंगे कि सीज फायर हो जाए तो ये जंग बंद हो जाएगी। लैला मजनू हैं दोनों। लेबनान के ऊपर फास्फोरस बम गिराए हैं इन लोगों ने। ह्यूमन राइट वॉच को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि लेबनान के कई सारे इलाकों में इजराइल की सेना ने इस महीने की शुरुआत में व्हाइट फास्फोरस के बम गिराए हैं। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये पूरी दुनिया में बैन है। इस बम से कोई भी सेना किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकती, लेकिन इजराइल लगातार इसका इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में भी ऐसे सबूत सामने आए कि वहां पर भी इन्होंने व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया, लेबनान में भी किया है। फिलहाल लेबनान को ये लोग अब तोड़ चुके हैं। पहली बार 1955 के बाद पहली बार खबर ऐसी है कि लेबनान के राष्ट्रपति इजराइल से बात करेंगे। आज तक लेबनान के किसी भी राष्ट्रपति ने इजराइल से बात की ही नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेबनान के राष्ट्रपति इजराइल से बात कर रहे हैं और शायद बात हो भी गई है। इसीलिए शायद अब लेबनान हिजबुल्लाह को अपने देश से निकालने का प्लान बना रहा है। लेबनान की कोई खास आर्मी नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह को निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी आदेश दे दिया है कि अगर लेबनान की आर्मी कोई इंटरफेयर करती है हमारे बीच, हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, तो आप लेबनान की आर्मी पर भी हमला करें। हिजबुल्लाह लेबनान देश के अंदर है, कुछ इलाकों में बैठा हुआ। इजराइल ने लेबनान के आम लोगों को इतना मारा कि लेबनान की सरकार अब इजराइल की बात मानने को तैयार हो गई है। हिजबुल्लाह को निकालेगी लेबनानी सरकार अपने देश से, लेकिन हिजबुल्लाह इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तो इन्होंने आपस में ही दोनों को लड़ा दिया है। तो ये कर रहा है इजराइल। फिलहाल खबर यह है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मारने के लिए यूक्रेन से ड्रोन मिडिल ईस्ट में पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ यूक्रेन अपने उन फौजियों को भी मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, खासकर बहरीन और कतर के अंदर, जिन फौजियों ने रशिया और यूक्रेन की जंग में रशिया की तरफ से छोड़े गए ईरानी ड्रोन को मारा था। उन फौजियों को मिडिल ईस्ट में भेजेगा ताकि वो अच्छे से अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मार सके। बहरीन और कतर के अंदर इनको ज्यादातर तैनात किया जाएगा। इस जंग के दौरान ईरान ने कतर को भी बहुत ज्यादा निशाना बनाया है। खबर ऐसी है कि कतर के अंदर जो हमास के टॉप के लीडर हैं, हमास का वहां पर हेडक्वार्टर है, वहां पर टॉप लीडर बैठे हुए हैं, उनको अपने देश से कतर निकाल सकता है। और निकालेगा इसलिए क्योंकि ईरान ने जो तमाम खाड़ी देशों पर हमले किए हैं, हमास ने उन हमलों की निंदा नहीं की। ईरान के हमलों की निंदा हमास की तरफ से नहीं की गई, इसलिए कतर हमास के नेताओं को देश से बाहर निकालेगा। कतर ने कहा उनसे कि आप निंदा करो, लेकिन उन्होंने निंदा करने से मना कर दिया, गलत नहीं बताया, इसलिए हमास के नेताओं को कतर देश से बाहर निकालेगा। रशिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उनसे भी कहा गया इन अरबी देशों के द्वारा कि आप ईरान को थोड़ा सा धमकी दें, ईरान के हमलों की निंदा करें। ईरान हमारे ऊपर हमले कर रहा है, आप निंदा नहीं कर रहे हैं, ईरान को कुछ धमकाएं तो आप। रशिया के विदेश मंत्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया है इन तमाम अरबी देशों को। रशिया के विदेश मंत्री ने इन अरबी देशों से कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर एक स्कूल पर हमला किया जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चियां मर गईं। क्या आप लोगों ने इजराइल और अमेरिका के इस हमले की निंदा की? आप लोगों ने निंदा नहीं की। किसी इस्लामिक देश ने 150 बच्चियों की मौत पर निंदा नहीं की, तो हम ईरानी हमलों की निंदा क्यों करें? बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, बाकायदा टीवी पर आकर ये बात बोली है मीडिया के सामने, और ये सच है दोस्तों। किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से 150 बच्चियों की मौत पर निंदा भी नहीं की गई है। OIC जो अपने आप को तमाम इस्लामिक देशों का संगठन कहता है, उसने भी निंदा तक नहीं की। अरे कम से कम गलत तो बताना चाहिए था। परमाणु बम बनाने से रोकना है अगर ईरान को, तो क्या बच्चियों को मारा जाएगा? लेकिन किसी देश ने निंदा नहीं की। ये है इनका असली चेहरा। फिलहाल जंग जारी है, और ऐसे ही अगर जारी रहती है तो पूरी दुनिया में बहुत जल्द हाहाकार मचता हुआ देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।